स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने जैन धर्म और उत्तर प्रदेश, बौद्ध धर्म और उत्तर प्रदेश को डिस्कस किया था, है ना। आज हम जानेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल में हमें जानना है सम्राट अशोक के बारे में, और सम्राट अशोक के हम कुछ अभिलेखों को जानेंगे। सम्राट अशोक के कुल 5 अभिलेख उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए। ठीक, कौन कौन से अभिलेख थे? मिर्ज़ापुर का लघु शिलालेख, मेरठ का बृहत स्तंभ लेख, प्रयाग का बृहत स्तंभ लेख, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख और कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। जो कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, इसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करा दिया था। ओके, यहाँ पर नोट पॉइंट ये है, ध्यान से समझना इसे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह किस अभिलेख से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा सारनाथ स्तंभ लेख से। किससे? सारनाथ स्तंभ लेख से ही लिया गया है। ओके, अगला पॉइंट है अशोककालीन पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण किस चूने से कहाँ के मतलब बलुआ पत्थर से किया जाता था, तो आपका आंसर होगा चूनार यानी मिर्ज़ापुर के बलुआ पत्थर से। यानी सम्राट अशोक के काल में जो पत्थर की कलाकृतियाँ थी ना, कला आकृतियाँ थीं, और जो लेख थे लेख, उनका निर्माण चुनार यानी मिर्ज़ापुर के बलुआ पत्थर से ही किया गया था। ठीक है, मौर्य काल में हमें इतना ही जानना है। अब हम जानेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें हमें जानना है शुंग वंश के बारे में। आइए जानते हैं। देखिए, अब बात करें मौर्योत्तर काल, यानी मौर्योत्तर काल में हम जानेंगे शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त काल। गुप्त काल अलग हो जाएगा, है ना। शुंग वंश में सबसे पहले हम जानेंगे इसके संस्थापक। इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बन के निकलते हैं। यहाँ से प्रश्न ये पूछने की संभावना रहती है कि मौर्य सम्राट यानी अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की, तो आपका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके ही शुंग वंश की स्थापना की थी। ओके, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के लगभग 84,000 स्तूप नष्ट करवाए थे। ओके, देखिए अगला पॉइंट यहाँ से ये निकल के आता है कि मौर्योत्तर काल में भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा था, तो आपका आंसर होगा शुंग वंश। ओके, शुंग वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? शुंग वंश की जानकारी की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा रचित अयोध्या अभिलेख से मिली। शुंग वंश की जानकारी कहाँ से मिली? पुष्यमित्र शुंग द्वारा रचित एक अयोध्या अभिलेख से। ओके, अब देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिनकी जानकारी किससे मिली थी? अयोध्या अभिलेख से ही मिली थी। ओके, पुष्यमित्र शुंग के अगर आपसे कोई पुरोहित पूछे तो इनके पुरोहित का नाम था पतंजलि, और पतंजलि की कौन सी बुक है? महाभाष्य। पतंजलि जी ने कौन सी बुक लिखी थी? महाभाष्य। ओके, शुंग वंश की आपसे अगर कोई राजधानी पूछे तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र की जगह विदिशा बनाई गई। विदिशा कहाँ पर? एमपी में। ओके, अब हम जानेंगे कुषाण काल के बारे में। देखिए, कुषाण काल के बारे में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुषाण काल के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। इसी काल में एक शासक हुए थे, महान शासक। कौन थे? कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी। कनिष्क ने अपनी सेकंड राजधानी किससे बनाया था? मथुरा को। देखिए यहाँ से एक नोट पॉइंट निकल के ये आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कि किस काल में मूर्ति बनाने की कला का विकास हुआ, तो आपका आंसर होगा कुषाण काल में। मूर्ति बनाने की 2 शैलियाँ थीं, पहली मथुरा शैली, दूसरी गांधार शैली। ये जो मथुरा शैली है ना, इसी शैली में भगवान गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी थी। ओके, अब हम जानेंगे गुप्त काल के बारे में। देखिए, गुप्त काल को बड़े ध्यान से समझना, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मंदिर कला का विकास किस काल में हुआ, तो आपका आंसर होगा गुप्त काल में। गुप्त काल के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। इसके एक शासक हुए थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये चंद्रगुप्त प्रथम
चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रयाग व अयोध्या के बीच शासन किया। प्रयाग व अयोध्या के बीच शासन किया। ठीक है, इन्होंने ही 319 से लेकर 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रवर्तन किया। जैसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था ना, ऐसे ही इन्होंने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया। अब इनके उत्तराधिकारी हुए इनके पुत्र, जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक नोट पॉइंट ये निकल के आता है, ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख में लिखी गई, किसके द्वारा? हरिशैन के द्वारा। ओके, अब समुद्रगुप्त के ही उत्तराधिकारी इनके पुत्र हुए चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न भी कहा जाता है, जिनमें पहले थे कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, शंकु, बरामिहिर, घटकपर, बेताल भट्ट, बरूची और छपड़क। ये 9 नवरत्न माने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ओके, आइए आगे जानते हैं। देखिए, गुप्त काल में ही भारत के सबसे पुराने 2 मंदिरों का निर्माण किया गया था। गुप्त काल में ही भारत के सबसे पुराने 2 मंदिरों का निर्माण किया गया था। पहला दशावतार मंदिर, जो कहाँ पर है? देवगढ़ ललितपुर में। दूसरा है भीतरगाम का मंदिर। भीतरगाम का मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। ये जो है भीतरगाम का मंदिर, ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। ओके, अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आज की इस क्लास का। देखिए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को गुप्त काल का क्या कहा जाता है। ये आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा कि गुप्त काल में किस शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। अब इसे एक बार कंप्लीट पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में, जिसमें हमें जानना है पुष्यभूति वंश। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।